हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना न्यूक्लियर केमिस्ट्री। देखिए नाम से ही पता चल रहा है न्यूक्लियस की केमिस्ट्री। जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटम की बातें कर रहे हैं कि भाई एटम के अंदर क्या क्या होते हैं और कहाँ रहते हैं, तो एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या थे? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और बहुत सारे थ्योरीज और मॉडल की हेल्प से हमने क्या पता लगाया कि भाई न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस बनाते हैं और इलेक्ट्रॉन उनके बाहर जो वॉल्यूम होता है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में होते हैं। यहाँ तक का मामला हमने क्लियर कर लिया था। अब बात आती है कि भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो वॉल्यूम है, जिस जगह पे वो रहते हैं, जिसको अपन न्यूक्लियस बोल रहे हैं, उसका वॉल्यूम एटम के कंपैरिजन में बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। इस बहुत ज़्यादा कम को कैसे फील कर सकते हैं? आप ऐसे अंदाज लगा सकते हो कि मान लो न्यूक्लियस 1 सेंटीमीटर रेडियस का है। 1 सेंटीमीटर तो हम फील कर सकते हैं कि भाई 1 सेंटीमीटर इतना होता है। अगर न्यूक्लियस 1 सेंटीमीटर का है तो फिर एटम की रेडियस होगी 1 किलोमीटर। अब आप सोच लो 1 किलोमीटर की रेडियस का कोई स्फीयर बना हुआ है जिसको मैं एटम बोल रहा हूँ, और उसके सेंटर पे 1 सेंटीमीटर का कोई दूसरा छोटा गोला बना हुआ है, उसे मैं न्यूक्लियस बोल रहा हूँ। तो एटम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम होता है और उस कम वॉल्यूम में ही पूरे एटम का मास होता है। तो इसका मतलब वॉल्यूम बहुत कम, मास बहुत ज़्यादा, तो न्यूक्लियस की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब इतने कम वॉल्यूम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे एक साथ रहते हैं, इन्हीं चीज़ों की स्टडी हम इस टॉपिक के अंदर करेंगे। और इवन तुम तो ये भी जानते हो कि प्रोटॉन और प्रोटॉन में तो रिपल्सन होता है, और रिपल्सन के बावजूद वो इतने, भाई पास में रहना तो ठीक है, थोड़ी बात समझ में आती है, लेकिन इतने पास में रहना इजीली समझ नहीं आएगा कि कुछ ना कुछ तो स्पेशल फोर्स होंगे, कोई ना कोई तो स्पेशल पावर होगी जो प्रोटॉन को इतने कम वॉल्यूम में होल्ड करके रखती है। अब ये तो क्लियर है कि न्यूक्लियस होता है, तो ये भी क्लियर है कि उन पार्टिकल्स के बीच में कोई वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है जो कूलम्बिक फोर्स नहीं हो सकता। रीज़न, डिफरेंट अपोजिट चार्ज है ही नहीं। लाइक चार्जेस के बीच में तो वो तो अपोजिट रिजल्ट देगा कि न्यूक्लियस एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए अगर मैं ओनली कूलम्बिक फोर्स को देखता हूँ तो ये क्लियर हो गया कि कोई ना कोई फोर्स तो होता है भाई। और लोगों ने उसी फोर्स को क्या बोल दिया? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स। फोर्स का नाम ही हो गया न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स। क्लियर? तो अपन इसी की बातें करते हैं। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के मेनली दो पार्ट हो गए। एक हो गया थ्योरेटिकल पार्ट या स्ट्रक्चरल पार्ट, कि न्यूक्लियस के अंदर, स्ट्रक्चर का मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरह से रहते हैं, कौन कौन सी फोर्स उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, कैसे वो स्टेबल हो जाता है या हमेशा स्टेबल होता है क्या, इन सारी बातों को अपन डिस्कस करेंगे। एक दूसरा पार्ट होता है स्पीड से रिलेटेड मामला, न्यूमेरिकल पार्ट ये बोल सकते हैं। जो न्यूक्लियस डिके होता है वो कितनी स्पीड से हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन की स्पीड वगैरह क्या होती है, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, उनसे रिलेटेड मामले को अपन सेकंड पार्ट बोलते हैं। तो मतलब काइनेटिक्स का पार्ट है वो, स्पीड मतलब टाइम से रिलेटेड मैटर है। तो एक पार्ट हो गया थ्योरेटिकल पार्ट, स्ट्रक्चरल पार्ट, दूसरा हो गया न्यूमेरिकल पार्ट, काइनेटिक पार्ट। तो काइनेटिक पार्ट वाले को काइनेटिक्स में पढ़ते हैं और जो स्ट्रक्चरल पार्ट है उसको हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के दो पार्ट हो गए। एक पार्ट हो गया काइनेटिक पार्ट, काइनेटिक पार्ट। दूसरा पार्ट इसका हो गया थ्योरेटिकल पार्ट, अपन बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल पार्ट। इस स्ट्रक्चरल पार्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है एक्चुअल में? स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के बहुत सारे
तरीके होते हैं जिनसे अपन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि न्यूक्लियस स्टेबल है या अनस्टेबल है तो क्यों स्टेबल है, क्या क्या रीजंस उसके लिए अपन दे सकते हैं, क्या थ्योरीज उसके लिए हो सकती हैं। तो इनमें ये एक तो यही आ गया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स। दूसरा मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी, इससे भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टेबिलिटी को। N/P रेशियो, सब जानते हैं कि न्यूक्लियस में कौन होंगे, न्यूट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स होंगे। तो वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किस रेशियो में है, वो रेशियो भी स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी के लिए डिफरेंट एक रेंज निकल के आती है। तो N/P रेशियो एंड बेल्ट ऑफ स्टेबिलिटी, इस तरीके से अपन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैजिक नंबर, कभी कभार कोई रीज़न लॉजिक नहीं मिलता है तो हम बोल देते हैं भैया ये मैजिक नंबर है, ये नंबर जिसमें होते हैं इसलिए वो स्टेबल होता है। तो ज़्यादा कोई लॉजिकल आंसर नहीं बनता है तो फिर मैजिक नंबर अपन बोल देते हैं कि ये तो नंबर ही मैजिकल है भाई। तो इस तरह से अपन न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस, इनका रिप्रेजेंटेशन वगैरह क्या होता है, कितने टाइप की हो सकती है, न्यूक्लियर फ्यूज़न फिजन जो इसमें आ रहे हैं उनकी अपन बात कर लेंगे, और रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज और न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन सीरीज। न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन सीरीज, तो पर्टिकुलरली ये चीज़ें अपने को इस चैप्टर में पढ़नी होती है। तो 1 बाय 1 करके अपन इनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन ले लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, उसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। चलो नोट कर लो इसको फटाफट। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, मतलब ये जो हेडिंग है वही अपने आप में इम्पोर्टेंट है कि भाई न्यूक्लियस में लाइक चार्जेस इतने कम वॉल्यूम में कैसे एग्जिस्ट करते हैं। तो उसके लिए एक डायरेक्ट रीज़न बोल दिया कि स्पेशल फोर्स होते हैं भाई। अब वो फोर्स कब ऑपरेटिंग एक्शन में आते हैं, जब न्यूक्लियॉन्स एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के अंदर आ जाते हैं। जैसे मान लो 2 प्रोटॉन काफ़ी डिस्टेंस पे हैं, तो अभी इनमें क्या है, रिपल्शन, अभी भी क्या है, रिपल्शन 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 रिपल्शन। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के अंदर अगर वो आ गए तो फिर स्पेशल टाइप के फोर्स काम करने लग जाएंगे। उन्हीं फोर्स को अपन बोलते हैं न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स। तो रिपल्सन रिपल्सन, अब ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आ गए। अब वो पर्टिकुलर डिस्टेंस कौन सी होती है, जो न्यूक्लियस की रेडियस होती है। नॉर्मली कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर। तो अगर ये दोनों 10⁻⁻15 मीटर की रेंज के अंदर आ गए तो इनके बीच में एक स्पेशल फोर्स लग जाएगा। देखो 10⁻⁻15 से ज़्यादा दूर है, इस समय मैं इनको छोड़ दूंगा तो दोनों दूर भाग जाएंगे, लेकिन मैं इनको मोर क्लोज 10⁻⁻15 की रेंज में लाकर अगर मैं छोड़ दूंगा तो ये मेंटेन रहेंगे। इसी तरह से दूसरा न्यूक्लियन आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, ये एक दूसरे को टाइटली होल्ड कर लेंगे। कौन से फोर्स की, क्या इस समय रिपल्सन नहीं लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, लेकिन जब मैंने इनको छोड़ दिया तब भी ये यहीं बने हुए हैं। इसका मतलब है रिपल्सन से ज़्यादा डोमिनेटिंग क्या हो गया, अट्रैक्शन, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं और न्यूक्लियस अपने आप को बनाए रखता है। अब बात आती है कि 2 प्रोटॉन हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रल पार्टिकल होता है, तो प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन की भी एंट्री होती है।
और वो इनके बीच में ये मान लो कि एक इंटरमीडिएटरी का काम करता है कि दोनों प्रोटॉन को थोड़ा समझाता है भैया रिपल्सन में क्या है, तो उनके रिपल्शन को वो थोड़ा सा डाउन करता है। ऑटोमेटिकली क्या हो गया, अट्रैक्शन को बूस्टअप करता है, इंक्रीज करता है। तो जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ते हैं वैसे वैसे उनके बीच में बात को ये मान लो कि उनके बीच में जो लड़ाई होती है, जो फाइटिंग होती है प्रोटॉन प्रोटॉन की, उस लड़ाई को, उस फाइटिंग को वो कम करने का काम करते हैं। तो जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ते जाते हैं उन प्रोटॉनों की लड़ाई को, उनके रिपल्शन को ख़त्म करने के लिए न्यूट्रॉन्स को भी बढ़ना पड़ता है और न्यूट्रॉन्स को थोड़ा ज़्यादा बढ़ना पड़ता है। तो 2 प्रोटॉन की लड़ाई को ख़त्म करने के लिए 2 न्यूट्रॉन से काम चल जाएगा, लेकिन 100 प्रोटॉन की लड़ाई को ख़त्म करने के लिए 100 न्यूट्रॉन से काम नहीं चलेगा, 100 से ज़्यादा होने चाहिए। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है न्यूक्लियस का साइज़ भी बढ़ता जाता है और उनके रिपल्शन को ओवरकम करना है या अट्रैक्शन को ज़्यादा मजबूत करना है तो न्यूट्रॉन्स को भी बढ़ना पड़ता है। लेकिन इंक्रीमेंट इन द न्यूट्रॉन इज़ मोर देन प्रोटॉन। चलिए, तो इसके लिए अपन कौन से फोर्स को रेस्पॉन्सिबल मान रहे हैं, स्पेशल न्यूक्लियर फोर्स। तो अपन यहाँ से सोच सकते हैं कि न्यूक्लियस स्टेबल भी हो सकता है और अनस्टेबल भी हो सकता है। स्टेबल, अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब क्या हो गया, अट्रैक्शन उतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहे जितने की रिपल्सन थे, तो वो अनस्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए उसे क्या क्या करना पड़ता है, ये सारे जुगाड़ अपने को यहाँ पे पढ़ने हैं। तो अनस्टेबल न्यूक्लियस जो होता है वो कुछ ना कुछ पार्टिकल्स इमिट करता है। क्यों करता है, स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए। तो उन पार्टिकल्स की वजह से वो अनस्टेबल था, उनको वो इमिट करता है और स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। तो अनस्टेबल न्यूक्लियस जो होते हैं उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। यही होते हैं रेडियो एक्टिव। और जो स्टेबल होते हैं उन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपके एक छोटे से वॉल्यूम में आ गए, अब दुनिया के लिए उनसे कोई मतलब नहीं है, तो वो हो गए स्टेबल। इनमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन काम कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो अब स्टेबिलिटी का जो मेन रीज़न आता है वो क्या निकल के आता है, तो स्टेबिलिटी इज ड्यू टू stability of nucleus is due to very strong nuclear force, nuclear attraction force that operate within nuclear distance, within nuclear distance, न्यूक्लियर डिस्टेंस में ही ये ऑपरेट होंगे। और ये न्यूक्लियर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻15 मीटर की रेंज की होगी भाई, 1 FM फेम्टोमीटर। इस रेंज में अगर पार्टिकल्स आ जाएंगे तो उनमें ये स्पेशल फोर्स काम करने लग जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिपल्सन नहीं होता, रिपल्सन भी होता है। और अगर रिपल्सन डोमिनेटिंग होता है तो वो अनस्टेबिलिटी में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अपन इसको इस तरह से सोच सकते हैं कि मान लो ये कोई न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में ये पार्टिकल्स आ गए, न्यूक्लियॉन्स। इसमें प्रोटॉन भी हैं, न्यूट्रॉन भी हैं, ये इस रेंज में आ गए। तो मान लेते हैं कुछ प्रोटॉन हैं, कुछ न्यूट्रॉन हैं। ये ब्लू मैं जिनको कर रहा हूँ, मान लो वो न्यूट्रॉन है। तो ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में 2 ही टाइप के पार्टिकल हो गए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी रिपल्सन होंगे, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी इंटरेक्शंस होते हैं। तो 3 टाइप के इंटरेक्शंस हो गए, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन। लेकिन इन सभी के बीच में स्पेशल फोर्स आगे कौन से,
न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्सेस का मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन में भी होते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में भी होते हैं और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में भी होते हैं। इनको कलेक्टिवली अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। आपको अलग से बोलने की जरूरत नहीं है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, आप न्यूक्लियन बोल दो, पार्टिकल प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। तो इसके लिए अपन न्यूक्लियन वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये रहा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है। अब यहाँ एक थ्योरी और होती है, जिस तरह से दो एटम्स एक दूसरे को टाइटली होल्ड करते हैं, किसके एक्सचेंज या शेयरिंग? इलेक्ट्रॉन की। बिल्कुल वैसे ही हम ऐसे मान लें दो प्रोटॉन जस्ट लाइक टू एटम्स, कि दो एटम जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, या सोडियम और क्लोरीन आता है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं। इसी तरह की कुछ थ्योरी अगर मैं प्रोटॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी सोचूं तो उनके बीच में भी कोई ना कोई पार्टिकल्स की ट्रांसफ़र हो सकता है, और उस पार्टिकल को अपन क्या बोलते हैं? मेसॉन, पाई मेसॉन। तो यहाँ पे वो वाली थ्योरी भी चलती है, तो थोड़ा बहुत उसका भी आइडिया हमें होना चाहिए कि कोई ना कोई ऐसा पार्टिकल होता है जो उन दोनों के बीच में इंटरचेंज होता है और उसकी वजह से वो उनको टाइटली होल्ड करके रखता है। तो इसके लिए अपन ये बोल सकते हैं कि जैसे प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है, तो इस प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये सिर्फ पॉजिटिव इसमें निकल के आ जाए तो उसको मैं बोल रहा हूँ पाई पॉजिटिव। पाई का मतलब मेसॉन पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, जिसकी वजह से अगर इसका पॉजिटिव निकल के इसमें आ गया तो ये तो बन गया न्यूट्रॉन और ये बन गया प्रोटॉन, ये इंटरचेंज हो गया। इस तरह से ये अगर इसका रिवर्स करें अपन कि भाई न्यूट्रॉन से एक पाई निकल के मेसॉन पार्टिकल प्रोटॉन में आ जाए तो इसमें से क्या निकल के आएगा? पॉजिटिव तो आएगा नहीं, ये खुद पॉजिटिव है, तो पाई नेगेटिव, नेगेटिव मेसॉन पार्टिकल इसमें आ जाए, ये खुद पॉजिटिव था, नेगेटिव चार्ज आ गया पूरा का पूरा, तो ये तो बन गया न्यूट्रॉन और इसके दो टुकड़े हो गए, नेगेटिव आते ये खुद क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। जस्ट लाइक इन केस ऑफ आयोनाइजेशन, कि किसी भी स्पीसीज से पॉजिटिव निकल जाता है, पॉजिटिव तो निकल नहीं पाता है, मोस्टली अपन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन हटा देते हैं तो कैटाइन बन जाता है, इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो एनाइन बन जाता है। उसी तरह का हिसाब किताब यहाँ पे है। तो दिस न्यूट्रॉन कन्वर्ट इनटू प्रोटॉन एंड दिस प्रोटॉन कन्वर्ट इनटू न्यूट्रॉन। ये इस तरह का एक्सचेंज अपन बोल सकते हैं कि ये इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर प्रोटॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है तो उनके बीच में पाई न्यूट्रल, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी एक्सचेंज चलते रहते हैं पाई जीरो के, तो इससे ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन ही रहेंगे। ऐसे ही प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी चलता है। तो देयर इज एक्सचेंज ऑफ ए स्पेशल पार्टिकल जिसका मास और कुछ मतलब मास वगैरह नेग्लिजिबल है, कुछ नहीं है। तो देयर इज exchange of special particle between proton proton, neutron neutron, neutron proton. This particle is called मेसॉन पार्टिकल, पाई मेसॉन सिंपली, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को टाइटली होल्ड करके रखते हैं। अब हम आ जाते हैं कि भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रेशियो किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट क्या होता है। तो इस पे आ जाते हैं नेक्स्ट। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी का। सिंपल सी 2-3 लाइनें, उनको ध्यान से समझ लो। मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी।
देखिए मास डिफेक्ट का क्या मतलब है कि भाई न्यूक्लियस किससे बना हुआ है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से तो बना हुआ है, तो न्यूक्लियस का मास क्या होगा, उसके पार्टिकल्स के मास का सम होना चाहिए। ये तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं इस मार्कर का मास कैलकुलेट करता हूँ तो इस कैप का मास कैलकुलेट कर लूँ और इसका मास कैलकुलेट कर लूँ, दोनों को सम कर दूँ तो इस टोटल मार्कर का मास आ जाना चाहिए कि नहीं आ जाना चाहिए। लेकिन अगर नहीं आया तो मैं क्या बोलूँगा, डिफेक्टेड है भाई, ये तो डिफेक्टेड पीस है, डिफेक्शन आ गया इसमें। तो जैसे मान लो ये कैप 1 ग्राम का है और ये 9 ग्राम का है, तो मैं दोनों को जब एक साथ रख देता हूँ और अब इसका वजन करता हूँ तो 10 ग्राम आना चाहिए, यह है एक्सपेक्टेड वेट। लेकिन जब मैं एक्चुअल वेट करने जाता हूँ तो ये वेट 10 ग्राम से कम आता है। मान लो 9 ग्राम ही आया दोनों का टोटल वजन, तो 1 ग्राम कहाँ गया, ये एक बहुत बड़ा सस्पेंस बन गया हमारे लिए कि वेट लॉस तो होता ही नहीं है, ये कहाँ गया वेट। तो वो वेट किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब वो एनर्जी कैसे रिलीज हुई, तो इन दोनों में अट्रैक्शन था, अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होती है। तो जितना मास यहाँ खत्म हुआ जो 1 ग्राम, उस 1 ग्राम के इक्विवेलेंट जो एनर्जी जनरेट होगी उस एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी, दैट इज रेस्पॉन्सिबल टू बाइंड न्यूक्लियॉन्स विद इन द न्यूक्लियस। चलिए तो अपन ऐसे बोल लें कि मान लो ये प्रोटॉन है, ये मैं इसे मान लेता हूँ कि 2 प्रोटॉन हैं 2 न्यूट्रॉन हैं, ये मिलकर क्या बनाते हैं, ये न्यूक्लियस बनाते हैं। ये बन गया न्यूक्लियस, करेक्ट। अब बताओ इन चारों पार्टिकल्स के मास का सम इस न्यूक्लियस के मास के बराबर होना चाहिए, लेकिन बराबर नहीं होता है। सम ऑफ द मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो यहाँ साथ में जब इनमें अट्रैक्शन आ जाता है तो उसकी वजह से कुछ एनर्जी रिलीज होती है। ये जो एनर्जी है इसी को अपन बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, जो बाहर चली गई बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो डिफरेंस क्या आएगा, देखिए इनका सम करें तो सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस सम ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन और इधर आ जाएगा मास ऑफ न्यूक्लियस। कौन ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा होगा क्योंकि इनके जुड़ने से कुछ मास लॉस हो जाता है, एनर्जी के फॉर्म में चला जाता है। तो ये ज़्यादा है ये कम है, तो इनमें जो डिफरेंस आएगा उसी डिफरेंस को अपन क्या बोलते हैं, डिफरेंस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट डेल्टा एम। तो व्हाट इज डेल्टा एम, डिफरेंस इन मास, किस किस का, हायर माइनस लोअर। तो सम ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स ये न्यूक्लियॉन्स का मास हो गया, उसमें से माइनस कर दे अपन किसका मास, न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस के मास को सबट्रैक्ट कर दें तो डेल्टा एम आ जाएगा और यही डेल्टा एम एनर्जी में कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट इनटू एनर्जी। उसी एनर्जी को अपन बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। और ये सिंपल सा रिलेशन आता है E इक्वल्स टू mc² वाला, कि एनर्जी और मास में क्या रिलेशन होता है। क्लियर। यहाँ ले लेते हैं अपन कि किस तरह से अपन एनर्जी, और वो याद भी रखना है भैया कितनी एनर्जी जनरेट हो जाएगी। तो जो एनर्जी का रिलेशन है E इज इक्वल्स टू mc², मास को c क्या है यहाँ पे, लाइट की स्पीड है, E हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी, अगर मैं उस टर्म में बोलूँगा m की जगह आ जाएगा डेल्टा m और c² तो है ही। तो ये फॉर्मूला बन गया कि जो मास डिफरेंस आएगा उस मास डिफरेंस को c² से मल्टीप्लाई कर दो, एनर्जी निकल के आ जाएगी। यूनिट्स का ध्यान रखना है, इसको अगर मैं kg में लेता हूँ तो इसको मुझे मीटर पर सेकंड में लेना पड़ेगा, तो अपने आप स्क्वायर के टर्म में आ जाएगा, तो बाइंडिंग एनर्जी जूल में आ जाएगी। तो अगर मैं ऐसे सोचूं कि 1 किलोग्राम खत्म हो गया तो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल, आप तो मिनिमम मास ले लो ना, छोटे से छोटा 1 AMU मास ले लो, तो 1 AMU मास
जो सब जानते हैं, बहुत कम मास होता है, ऑलमोस्ट 1 न्यूक्लियन के मास के बराबर होता है। तो अगर एक न्यूक्लियन मान लो ख़त्म हो जाए, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, अपने से बोल सकते हैं यार एनर्जी की कंडेंस्ड फॉर्म क्या होती है, मास होता है, बिखर जाता है वो, तो वो एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो 1 AMU के इक्विवेलेंट कितनी एनर्जी जनरेट होती है, ऑलमोस्ट 931.4 तक आप जा सकते हो, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जनरेट होती है। तो मास भी एक तरह से एनर्जी की यूनिट हो गई। फिर तो किसी भी एनर्जी को मास के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी मास को एनर्जी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? तो अब आपसे बोला था 1 kg में कितनी एनर्जी होगी, तो कैलकुलेट कर लेंगे यार, AMU ग्राम किलोग्राम, ये तो अपने को आते ही है इंटर कन्वर्जन, वहाँ तो कोई टेंशन हमें है ही नहीं। क्लियर? इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल आप लोग बना लो, इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल बना लो। कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल। क्या कैलकुलेट करना है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कैलकुलेट करना है। यहाँ लिख लेते हैं अपन, तो बहुत ही सिंपल सा रिलेशन है ये। तो फिर कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी, कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, गिवन दैट क्या क्या गिवन है आपको, इसमें हमें गिवन है मास ऑफ H11 का मास हमें दे रखा है 1.007825 AMU। दूसरा है मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.008665 AMU, और मास ऑफ आपको दे रखा है मास ऑफ हीलियम एटम 24 एटम 4.0026 AMU, मान लो ये आपको दे रखा है, और हमें इसकी क्या फाइंड करनी है, बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करनी है। तो वी हैव टू कैलकुलेट डेल्टा M, मास डिफेक्ट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले मास डिफेक्ट ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे अपन, न्यूक्लियस कैसे बना है, इसमें 2 प्रोटॉन हैं और 2 न्यूट्रॉन हैं, ये न्यूक्लियस बन गया He24। तो इनका मास कैलकुलेट कर लो, इसका मास हमें दे ही रखा है, तो डेल्टा M इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन 1.007825 प्लस यहाँ लिख लेते हैं 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन 8665। ये तो आ गया न्यूक्लियंस का मास माइनस पूरे न्यूक्लियस का मास पे कितना दे रखा है 4.0026 AMU। तो ये जो डिफरेंस अपन फाइंड करेंगे ये AMU में आ जाएगा। ठीक, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है 28.3 मेगा इलेक्ट्रॉन। यहाँ से डेल्टा M आएगा, फिर इसको C² करना पड़ेगा, तो एनर्जी जो आ जाएगी वो आ जाएगी डेल्टा M इंटू C², C² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 28.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी निकल के आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन अगर कंबाइंड होते हैं, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन अगर कंबाइंड होते हैं तो 28.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होगी। इतनी एनर्जी वापस दे दोगे तो वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन वापस अलग हो जाएंगे। इसको ऐसे बोल सकते हैं अपन कि ये 4 पार्टिकल्स इस न्यूक्लियस में हैं, अगर आप इनको 28.3
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे देते हो तो ये चारों पार्टिकल क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, न्यूक्लियस खत्म। इसका रिवर्स, अगर ये चारों पार्टिकल अलग अलग थे और ये विद इन न्यूक्लियर डिस्टेंस आ जाते हैं और न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाते हैं तो कितनी एनर्जी रिलीज करेंगे, 28.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करेंगे। ये मतलब होता है। तो दिस एनर्जी इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। अब बताइए, जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी अट्रैक्शन उतने ही ज़्यादा होंगे। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बढ़ते जाते हैं, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती जाती है। लेकिन स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है तो पर न्यूक्लियन निकालना पड़ेगा कि एक न्यूक्लियन होता तो कितनी एनर्जी वहाँ पे रिलीज हो रही है, क्योंकि ज़्यादा न्यूक्लियन होने से ज़्यादा रिलीज हो जाएगा, लेकिन हो सकता है वो लेस स्टेबल हो। क्यों? पर न्यूक्लियन फाइंड करो न्यूक्लियन से डिवाइड करके, तो वो एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म बन जाएगा सबके लिए कि भाई गोल्ड का न्यूक्लियस है या यूरेनियम है या कोई भी XYZ, आप उसकी बाइंडिंग एनर्जी को न्यूक्लियन से डिवाइड कर दो तो वन न्यूक्लियन के रेस्पेक्ट में एनर्जी निकल के आ जाएगी। वो जिसकी ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे अपन बात कर सकते हैं एज या टू कंपेयर स्टेबिलिटी वी हैव टू फाइंड, टू कंपेयर स्टेबिलिटी वी हैव टू फाइंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेस। बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज़्यादा होंगी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होंगी। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैसे फाइंड करते हैं, बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय न्यूक्लियंस, दैट्स इट। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज नथिंग बट टोटल बाइंडिंग एनर्जी जो भी है, टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। न्यूक्लियन से डिवाइड कर देते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकल के आ जाती है। इसके लिए देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक छोटा सा ग्राफ बना के इस बात को अपन और बढ़िया से एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि न्यूट्रॉन्स बढ़ने पे बाइंडिंग एनर्जी पर प्रोटॉन्स, ये आ गए अपन यहाँ पे मास नंबर ले लें, या कई लोग चलो Z ले लेते हैं आयरन के आसपास। यहाँ देखिए ये है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। न्यूक्लियन ही नहीं है तो बाइंडिंग एनर्जी भी नहीं है तो ज़ीरो। जैसे जैसे न्यूक्लियन बढ़ते जाते हैं बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती जाती है। ऑलमोस्ट 60 के आसपास, मास नंबर 60 के आसपास ये हाईएस्ट आ जाती है। तो इस तरह से बाइंडिंग एनर्जी बढ़ते बढ़ते हाईएस्ट हो जाती है, उसके बाद वापस कम होती है। 60 के आसपास ये ऑलमोस्ट आयरन वाला न्यूक्लियस होता है। तो कुछ इस तरह का ट्रेंड हमें देखने को मिलता है। तो मास नंबर बढ़ता है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ती है, इट मीन्स न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस अपन बोल सकते हैं आयरन वाला है। फिर उसके बाद और ज़्यादा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आते हैं तो स्टेबिलिटी डाउन होने लगती है। क्लियर? तो अपन ये बोल सकते हैं कि इधर जो न्यूक्लियस होते हैं वो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए कहाँ आना चाहेंगे, इधर आना चाहेंगे, मतलब वो अपना मास कम करना चाहेंगे। भाई इधर जो आ रहा है, मान लो यहाँ कोई आ गया XYZ, कोई X आ गया यहाँ पे और इधर कोई Y आ गया, तो ये X जो है वो हैवी न्यूक्लियस है, वो स्टेबल होना चाहेगा, तो वो अपने मास को क्या करना चाहेगा, 60 के आसपास आना चाहेगा। अब बताओ हैवी अपने मास को कम कैसे करेगा, एक टुकड़ा काट के फेंकेगा या टूटेगा वो। तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियर फिजन। और अगर ये इधर वाले न्यूक्लियस क्या है, वाई क्या है, लाइटर है, छोटा है, हल्का है, तो इस तरह के न्यूक्लियस आपस में बात करके बोलेंगे यार थोड़ा हैवी होना पड़ेगा भाई, तो उसमें क्या हो जाएगा, फ्यूज़न। तो यहाँ पे जो लाइटर न्यूक्लियस होते हैं वो कंबाइंड होने की टेंडेंसी रखते हैं और जो हैवियर न्यूक्लियस होते हैं वो टूटने की टेंडेंसी रखते हैं।
इस तरह से अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ कुछ इस तरह का ट्रेंड भी हमें देखने को मिलता है। जो अपर साइड में होते हैं वो इवन नंबर वाले होते हैं। जैसे अपन बात करें कार्बन, है ना, 6, ये, फिर उसके बाद नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन 16, इस तरह से अपन बोल सकते हैं। तो जो और ये जो नीचे आ रहे हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है, कम है, जैसे लिथियम है। तो एक्चुअल में ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है कि इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं तो वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इसी ट्रेंड से कुछ स्पेशल नंबर एक्सट्रैक्ट कर लिए कि भैया ये ऐसे नंबर हैं जो न्यूक्लियस में अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रखते हैं तो वो न्यूक्लियस एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। वो क्यों होता है, कुछ नहीं, इसलिए इस नंबर को क्या बोल देते हैं, मैजिक नंबर। तो वो आगे अपन स्टडी करेंगे मैजिक नंबर की। बस इसमें तो ये ध्यान रखना है भाई, लाइटर न्यूक्लियस भी ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, हैवियर भी ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, इन बिटवीन 60 के आसपास वाले जो होते हैं वो मोस्ट स्टेबल होते हैं। दैट्स इट। तो इस तरह से न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इतने कम वॉल्यूम में पार्टिकल्स एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे होते हैं। नेक्स्ट थ्योरी जो इसमें आने वाली है वो होता है N/P रेशियो से रिलेटेड, कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो भी न्यूक्लियस को मेंटेन करना पड़ेगा। अगर वो एक स्पेसिफिक रेशियो मेंटेन नहीं कर रहा है, मतलब न्यूट्रॉन ज़्यादा हो गए या कभी प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, तो वो अनबैलेंसिंग हो जाएगी भाई। और सब जानते हैं कि अनबैलेंसिंग होने से क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन, गड़बड़ियाँ होती है। तो बैलेंस रख के चलेंगे तो कोई गड़बड़ नहीं होगी, और अनबैलेंस हो जाएंगे तो गड़बड़ होना ही है। क्लियर? चलो तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट जो है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।